वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये इस वीडियो का जो है वो पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट वन जो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इवन लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर के रिगार्डिंग अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स में द हिंदू एंड साथ में जो है वो इंडियन एक्सप्रेस। ये जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर सोर्सेज है। गवर्नमेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो एंड साथ में पीआईबी। ये सरकारी सोर्सेज हैं जहाँ से जो है वो हम जो है वो करंट अफेयर बना रहे हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि जिस तरह से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी तरह से जो है वो करंट अफेयर को कवर करना। मेन फोकस प्री और मेंस दोनों के करंट अफेयर पर रहेगा कि जिस तरह से जो है वो मेंस का कंटेंट भी हमें साथ में मिले और प्री का कंटेंट भी हमें साथ में मिले। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सबसे पहला टॉपिक है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के यूनियन से रिलेटेड, जिसमें 150th एनिवर्सरी जो है वो रिसेंटली सेलिब्रेट की गई। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला है वर्ल्ड पोस्ट डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को। की फैक्ट जो है वो आपके यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला तो यही है कि ये ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको कोई भी एक अलग से स्टेटमेंट पूछी जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन पोस्टल यूनियन। एस्टेब्लिश किया गया था 1874 में और इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो बर्न स्विट्जरलैंड में है। सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में अगर हम बात करें आफ्टर इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ये जो आपका इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन है ये बनी थी 1865 में। 1865 के बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बनी थी 1874 में। ये इंपॉर्टेंट है। और भारत ने कब ज्वाइन किया है इसको? 1876 में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को भारत ने ज्वाइन किया है 1876 में। देन इसके रिगार्डिंग जो है वो एक क्वेश्चन भी है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, जिसको हम साथ में डिस्कस करेंगे। इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश, जो भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था? ये आपके ऑप्शन है कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और कोचिन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं एंड इसका आंसर जो है वो है बॉम्बे। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लोथल गुजरात में जो है वो ये बनने जा रहा है और रिसेंटली जो है वो यूनियन कैबिनेट ने इसका डेवलपमेंट का जो है वो अप्रूवल है वो पास कर दिया है, यानी कि अभी जो है वो ये म्यूजियम बनेगा। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है 45 ईयर ओल्ड, यानी कि 4500 साल पहले का जितना हमारा जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको जो है वो यहाँ पर शोकेस किया जाएगा इस म्यूजियम में। इस जो आपका ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। लोथल की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो कौन सी फेज को कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। और लोथल को डिस्कवर किसने किया था? एसआर राव ने। कब किया था? 1954 में। तो ये बेसिक है। 1954 आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इवन लोथल के बारे में भी पूछा जा सकता है। लोथल को जो है वो डॉकयार्ड भी कहा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर। थीम अगर हम बात करें इस साल की तो एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ये जो है वो थीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे की। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। केशवानंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था। देन उसके बाद बी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। और ऑल ऑफ दीज। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है एंड इसका आंसर जो है वो डी रहेगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। देन उसके बाद नेक्स्ट है मुदुमलई टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था। तो इस टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग की फैक्ट जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। अब क्वेश्चन उसका जो फीचर्स है उससे पूछा जाते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये टाइगर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो नीलगिरी हिल्स इटसेल्फ अ बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व को भी जो है वो हम अलग से कवर करेंगे। अब ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क इंक्लूड करता है? तो सबसे पहले याद रखना वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटका में है। मुकुरुति नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये चार जो है वो इंक्लूडिंग आपका मधुमलई टाइगर रिजर्व, ये जो है वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है।
इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि मोयार जो रिवर है वो इस जो आपका ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व है इससे पास होती है। अदर की फैक्ट में एक आता है एलिफेंट ग्रास, यहाँ पर आपको मिलेगी, टाइगर यहाँ पर आपको मिलेंगे और एलिफेंट्स। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूज़ में था ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। इस स्टेट का नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी जो है वो आईपीसीसी, और ऑप्शन डी है आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका आंसर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एंड इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को। और थीम की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ एट वर्क जो है वो थीम रहेगी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 के लिए। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल जो आपका प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये जो है वो लॉन्च किया गया था आज से 3 साल पहले, यानी कि इसको जो है वो 3 साल कंप्लीट हो गए। 2021 अक्टूबर में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। विज़न की अगर हम बात करें, इस तरह से हम डायरेक्ट विज़न एग्जाम में लिख सकते हैं तो हमें जो है वो प्लस नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि विज़न की बात की जा रही। विज़न क्या था, रेवोल्यूशनाइज करना इंडिया का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंडिया में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, जिसमें कोर ऑब्जेक्टिव क्या था कि 5 साल में नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा कि हम जो है वो वर्ल्ड क्लास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत में बनाएंगे। जिससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ईज़ ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, साथ में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जो है वो बूस्टअप मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में। अप्रॉक्सीमेटली जो ये इनिशिएटिव है इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ₹100 लाख करोड़ जो है वो इस इनिशिएटिव के अंडर जो है वो सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, जौन से सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है, तो रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटरवे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मास ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर रेलवे, रोड और एयरपोर्ट ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इवन अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और पोर्ट्स भी जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स। देन उसके बाद नेक्स्ट की फीचर्स में अगर हम बात करें कि क्या कौन कौन से एस्पेक्ट पर फोकस किया जा रहा है, तो डिजिटल इंटीग्रेशन सबसे पहला पॉइंट। मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ एक सेक्टर को डेवलप नहीं करना, हमें सभी सेक्टर्स को साथ में लेकर चलना है। इकोनॉमिक जोन्स बनाना जिससे इकोनॉमिक सर्किट्स जो है वो बनेंगे और फिर जो है वो एक सप्लाई चेन साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल जिसको हम कहते हैं वो चलेगा। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और इसमें हम जो है वो एक फैक्टर और ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल है ग्रीन ग्रोथ। हम कह सकते हैं कि फ्लाई ऐश का हम यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का हम जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पिलर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है कॉम्प्रेसिवनेस, हमें जो है वो क्लियर प्लानिंग करनी है जिसमें इफेक्टिव फोकस रहेगा हमारा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। देन डायनेमिक मॉनिटरिंग होगी जिसमें हमने सैटेलाइट इमेजिंग को हम यूज़ करेंगे ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो हर एक प्रोजेक्ट की जो है वो की जा सके, और ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। 6 प्रिंसिपल अगर हम बात करें जो आपका ये पीएम गति शक्ति है, इसके जो 6 कोर प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आता है। हम इसको डायरेक्ट मेंस में मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। मल्टी सेक्टर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्पेशली टू द रिमोट एरियाज तक जो है हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। रिड्यूस इकोलॉजिकल इंपैक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी भी जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो डिस्ट्रक्शन, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टारगेट है कि हमें जो है वो इकोलॉजिकल इंपैक्ट को कम करना है, ठीक है। साथ में जो है वो ये दो इंपॉर्टेंट है कि मिनिमाइज्ड क्लियरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका एक्सपेडिट लैंड एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो 6 प्रिंसिपल्स है इनको हमें जो है वो फुल माइंड में रखना है। देन अचीवमेंट्स की हम बात करें कि क्या क्या जो अचीवमेंट हमारी 3 साल में रही, तो एक्सपेंशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो 27 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें इंक्लूड की गई है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की हमने बात की है। रिड्यूस अर्बन रूरल डिवाइड या रूरल अर्बन डिवाइड को कम किया है। फॉर एग्जांपल एक अर्बन एरियाज वेल डेवलप्ड थे क्योंकि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी थी, लेकिन अभी रूरल एरियाज तक भी जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है रोड के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे जो है वो रूरल अर्बन डिवाइड कम होगा। सोशल सेक्टर इंटीग्रेशन को इंक्लूड किया गया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वही है कि अगर इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है 100 लाख करोड़ की, तो उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, डेफिनेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। बट साथ में इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। अब अगर पूरा आंसर लिखना है तो चैलेंजेस साथ में मेंशन करने जरूरी है। तो चैलेंजेस सबसे पहला है डाटा इंटीग्रेशन एक्यूरेसी इश्यूज,
रेगुलेटरी बॉटलनेक भी इसमें है और एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फाइनेंसिंग एंड रिसोर्स अलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक चैलेंज है। और लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, टेक्नोलॉजिकल इशूज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है जो आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में, इवन यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डेली फैक्ट, जिसका जो आपका यूज़र नेम, या अगर हम बात करें आप डेली फैक्ट भी सिंपल टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, और साथ में आपको लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन जब हम चैलेंजेस कभी बता रहे हैं तो साथ में जो है वो हमें वे फॉरवर्ड भी बताने चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहला पॉइंट जो है वो आता है कोऑर्डिनेशन का। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जो है वो रहना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होनी चाहिए, जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा सके। स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी अप्रूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटरी अप्रूवल को पूरा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और जब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑलरेडी जो है वो लाइमलाइट हो जाता है। एनकरेज लोकल पीपल पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में अगर हम लेकर जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, अब लोकल का पार्टिसिपेशन किस तरह से जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेकंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, और थर्ड जो है वो आपका रेगुलेटरी और स्ट्रीमलाइन फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हो सकता है, प्लस साथ में मॉनिटरिंग में भी जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर आप इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। थीम की अगर हम बात करें, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, यहाँ पर जो है वो ई हम साथ में जोड़ देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है जेपी नारायण के बारे में। 11 अक्टूबर को जो है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो ऑब्जर्व की जाती है। जेपी नारायण जी का पूरा नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। की फैक्ट अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। इनका बर्थ जो है वो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बर्थ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था ब्रिटिश रूल को और साथ में एडवोकेट किया था सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्होंने जो है वो मूवमेंट लेड की थी, टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट अगेंस्ट इमरजेंसी, 1975 से लेकर 1977 के बीच में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च की थी जिसका नाम था टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट अगेंस्ट इमरजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इवन ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं इस तरह से कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो एक तरह से गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए। तो सरकार के इनिशिएटिव प्लस इंडिविजुअल लोगों के इनिशिएटिव को भी आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में प्रमोट किया था भूदान मूवमेंट। ये भूदान मूवमेंट जो है वो विनोदा भावे की थी, उन्होंने इसको भी जो है वो प्रमोट किया है। को फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें एक और याद रखना है कि 1929 में जो है वो इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1885 में बनी थी, यानी कि आईएनसी 1885 में बनी थी। और इन्होंने साथ में जयप्रकाश नारायण जी ने सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से लेकर 1934 तक चली, और क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको जो है वो डू और डाई के स्लोगन्स के से जो है वो फेमस है, 1942 में जो है वो उसको लॉन्च किया गया था। इन दोनों में जब वो पार्टिसिपेट किया था। इससे हमें ये क्लियर होता है कि जयप्रकाश नारायण जी गांधी जी को फॉलो करते थे। भारत रत्न मिला है इनको 1999 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1974 में। किसने बनाया इस ऑर्गेनाइजेशन को? OECD मेंबर्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन को, एजेंसी को बनाया। रीज़न क्या था? 1973-74 के ऑयल क्राइसिस, तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन आप इस तरह से डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, विजन लिख सकते हैं प्रॉपर पूरा, तो उससे नंबर अच्छे मिलेंगे। फोकस है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, और साथ में क्लीन एनर्जी प्रमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन आप डायरेक्ट इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 31 मेंबर्स है। इवन हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा भी गया था ये कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसमें कितने मेंबर्स है, इस तरह से क्वेश्चन बन रखा है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। 4 जो है वो इसमें 13 जो है वो इसमें एसोसिएट मेंबर्स है, जिसमें भारत जो है वो एक एसोसिएट मेंबर है। याद रखना भारत जो है वो फुल टाइम मेंबर नहीं है। और 4 जो है वो असेशन कंट्रीज है। पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो ये रिपोर्ट्स रिलीज करती है एजेंसी, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट सबसे पहला, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये रिलीज करते हैं, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो रिलीज करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। मेन फोकस अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है? एड्रेसिंग एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिस तरह से फॉर आपका यहाँ पर एग्जांपल भी आता है 1973 के जो है वो आपके ऑयल क्राइसिस। तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो दैट मीन्स इन्होंने कहा कि फ्यूचर में कोई ऐसा ऑयल क्राइसिस नहीं होना चाहिए। ये इनका मेन टारगेट है। प्रमोट करना क्लीन एनर्जी को। क्लीन एनर्जी दैट मीन्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी,
क्लाइमेट चेंज को भी क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को भी एड्रेस करने में हेल्प करते हैं, एंड साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एड्रेस करना सप्लाई चेन इश्यूज एंड हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट, ये भी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन फोकस है, आप इसको डायरेक्ट इस तरह से और इसी फॉर्मेट में मेंस में ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है बैटल ऑफ वेलोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। इवन ये बैटल जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1962 की जो वॉर हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, इंडो सिनो वॉर भी इसको कहा जाता है, उस बैटल का जो प्रॉपर नेम है दैट इज़ योर बैटल ऑफ वेलोंग। ये जो है वो अभी जो है वो 62 एनिवर्सरी जो है वो इसकी ऑब्जर्व की गई, और वेलोंग डे जो है वो आपका 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और भूटान के बारे में। अभी रिसेंटली जो है वो भूटान के प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो भारत विजिट किया। भूटान जो है वो एक हिमालयन कंट्री है। अब कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करती है, तो सबसे पहले याद रखना आसाम, आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जो आपका बॉर्डर शेयर करते हैं, साथ में वेस्ट बंगाल। जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले याद रखना है कि भूटान जो है वो आपका चाइना और इंडिया, इन दो अगर हम बात करें, इधर ऊपर वाली साइड पे चाइना और देन उसका इंडिया, ये दोनों के बीच में जो है वो एक तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। भूटान क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, शांति प्रिय देश है बहुत ये। इनका काम जो है वो पीस और डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, रादर देन टेररिज्म ये सब पे जो है वो इतना ट्रस्ट नहीं करते, ना ही जो है वो इनका फोकस है इस तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन में, जो बेस है, जो आपका भारत और भूटान के जो रिलेशन है उनका जो बेस है वो 1949 में जो है वो, जब हमने ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन विद भूटान, ये एक बेस प्रिपेयर हो गया था। लेकिन जो मेन डिप्लोमेटिक टाइज शुरू हुए वो हुए 1968 में। कोर एरियाज जहां पर हम फोकस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशन, तो सबसे पहला ट्रेड एंड कॉमर्स है। ट्रेड एंड कॉमर्स में भारत का जनरली ट्रेड सरप्लस है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है भूटान की इकोनॉमी में भारत। हाइड्रो पावर जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का भूटान के लिए। हिमालयाज़ की अगर हम बात करें, हिमालयन फैक्टर है। इवन जो आपका ये हिमालयन जोन है, ये जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी इंक्लूड होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस कॉपरेशन में जो है वो भारत जो है वो सॉफ्ट जो है वो पॉलिसी प्ले करता है। इवन हमारा जो है वो इसमें हमने वो सॉफ्ट नेचर है भारत का स्पेस पॉलिसी के रिगार्डिंग, प्लस साथ में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी यहाँ पर जो है वो कवर की जाती है। टूरिज्म और कल्चर, इन दोनों को प्रमोट करना, ये भी कोर सेक्टर है जो कॉपरेशन, जो बायोलेटरल रिलेशंस के बीच में कवर किए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अगेन इंपॉर्टेंट। हेल्थ केयर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर किया जा सकता है। रिलीजियस टूरिज्म, टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन का ये दूसरा पॉइंट है जो अब जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ऑलमोस्ट अराउंड जो है वो 50,000 जो है वो पीपल जो है वो भारत से जो है वो लोग जो है वो भूटान में काम कर रहे हैं। ढोकलाम जो आपका ये डिप्लोमेटिक अगर हम बात करें तो ढोकलाम जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर जो डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान, जिस पर भारत का कंट्रोल है, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट से जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, भूटान ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है, और सिक्किम भी जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। देन उसका फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो इवन लाइक पेमेंट सिस्टम पे तो भीम और रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी जो है वो भूटान में एक्टिव है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। जो आपका रिसेंटली रिलीज किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, उसमें जो भारत का रैंक है वो कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी जो है वो आपका 106, एंड ऑप्शन सी जो है वो आपका 105, एंड ऑप्शन डी जो है वो आपका 104। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। देन उसके बाद नेक्स्ट है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। राजस्थान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लस साथ में जो अभी प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था, वो याद रखना है कि 1973 में लॉन्च किया गया था, और टोटल अभी अगस्त तक की अगर हम बात करें तो 55 जो है वो टाइगर रिजर्व प्रेजेंट टाइम में है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024, ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 ये रिलीज़ किया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने, और भारत का अगर हम रैंक की बात करें तो 84th है अमंगेस्ट 165 नेशंस। टॉप किया है हांगकांग ने, और लास्ट जो है वो है वेनेजुएला। नसीम अल बहार, ये 2024 मतलब ये एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन किसके बीच में, इंडिया और ओमान। 2024 का जो एडिशन है वो हुआ है गोवा में। देन उसके बाद नेक्स्ट है ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसको लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है इसको, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है वन स्टॉप सोल्यूशन ई-श्रम पोर्टल। इस जो पोर्टल है इसका जो मेन पर्पज़ है या मेन विजन है वो है
सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, उसको सिंप्लीफाई करना। ये हमें इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े, इसलिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन, एक वन स्टॉप जो है वो पोर्टल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको कहा गया है ई श्रम पोर्टल। और ये स्पेशली अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए रहेगा, जिसमें फैसिलिटेट किया जाएगा उन्हें जितनी भी जो गवर्नमेंट की वेलफेयर सर्विसेज है वो उनको एक पोर्टल पर जो है वो मिल जाएगी। ये हमारे कुछ करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट विद अक्टूबर मंथ के जो है वो आपका सेकंड पार्ट। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।